आज जो हमारा नया अध्याय है, अध्याय संख्या 10 प्रकाश लाइट, इसमें इस पाठ में दो घटनाएं प्रमुख रूप से है, परावर्तन एवं अपवर्तन। एक बार इसके बारे में जानने से पहले हम कुछ बात करते हैं। आपने छोटी कक्षा में पढ़ा, एक प्रयोग किया था कि एक मोमबत्ती जलाई और उसको आपने एक मुड़े हुए पाइप से देखा, तब आपको मोमबत्ती दिखाई नहीं देती है। मान लो ये मोमबत्ती जलाई, आपने मुड़े हुए पाइप से देखा, तब यहाँ से देखने पर ये मोमबत्ती दिखाई नहीं देती है। लेकिन आपने इसको सीधे पाइप से देखा तो आपको मोमबत्ती दिखाई देती है। कहने का मतलब प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। प्रकाश किस रेखा में चलता है? सरल रेखा में चलता है। जो प्रकाश इस सरल रेखा में चलता है इसको कहते हैं प्रकाश किरण। क्या कहते हैं? अब जब प्रकाश किरण चलती है तो दो प्रकार की घटनाएं प्रमुख से अपन पढ़ते हैं। एक तीसरी घटना और भी होती है, उसके बारे में भी जानेंगे। मान लो उसके सामने दो प्रकार की सतह, चमकीली सतह आ गई, एकदम चमकीली सतह आ गई। आपने दर्पण देखा है, अब दर्पण को सूर्य की रोशनी के सामने करते हो तो वो क्या होती है, यहाँ से टकरा के वापस मुड़ के जाके कहीं फोक्स बनाती है ना, जिसको आप साधारण भाषा में कहते हो चिल्का। दर्पण से देखा है ना चेहरे। और तो या आपने किसी नए स्टील की बर्तन में अपना मुंह भी देखा होगा, दर्पण में अपन मुंह भी देखते हैं। वो क्या घटना कैसे होती है? वो क्या होती है, कोई भी चमकीली सतह होती है, उससे प्रकाश किरण टकराती है और वापस लौट आती है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। उस घटना को कहते हैं परावर्तन। इस अध्याय में एक तो इस परावर्तन के बारे में, और परावर्तन के लिए जो चमकीली सतह होती है उसको विज्ञान की भाषा में दर्पण कहेंगे। तो दर्पण, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण से परावर्तन घटना कैसी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर होता है अपवर्तन। अपवर्तन का क्या मतलब हुआ? कोई पारदर्शी माध्यम है, एक माध्यम से प्रकाश किरण आ रही है, कोई दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रकाश किरण इसके अंदर प्रवेश करती है, उसके वेग में कमी या वृद्धि हो जाती है। इस कारण से ये अपने दिशा से इस दिशा में न जा करके, मान लो कोई प्रकाश किरण इस दिशा में आ रही है तो इस दिशा में न जा करके ये मुड़ जाएगी। वेग में कमी या वृद्धि होने से ये क्या होगी, अपनी दिशा से मुड़ जाएगी। तो अपनी दिशा से मुड़ने को कहते हैं अपवर्तन। तो एक तीसरी घटना और होती है विवर्तन। विवर्तन आपकी कक्षा में नहीं है, उच्च कक्षा में, लेकिन विवर्तन को एक बार समझ लो कि जब कोई प्रकाश किरण आ रही है और उसके सामने बहुत ही छोटा अवरोधक आता है, बहुत ही छोटा अवरोधक आता है। हमने सामान्य रूप से पढ़ा है कि प्रकाश किरण सीधी चलती है, लेकिन बहुत ही छोटा अवरोधक होगा तो क्या करेगा, प्रकाश किरण मुड़ करके इसके चारों ओर से जानी शुरू कर देगी, इसके चारों ओर से जानी शुरू कर देगी। तो प्रकाश किरण मुड़ करके उसके चारों ओर से जाती है, इस घटना को कहते हैं विवर्तन। लेकिन विवर्तन की घटना प्रकाश किरण से नहीं समझ के, ताकि प्रकाश एक तरंग है। तो जैसे एक उदाहरण देखो विवर्तन का। आपने पूर्ण सूर्य ग्रहण के बारे में सुना है? पूर्ण सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण में क्या होता है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में इस हिसाब से चंद्रमा आ जाए, इस हिसाब से चंद्रमा आ जाए कि बिल्कुल उसकी आकार के बराबर इसका आकार हो, उस समय सूर्य पूर्ण रूप से दिखाई देना बंद हो जाता है। लेकिन इस समय एक और घटना होती है। इस एक और घटना में क्या होती है, जिसको सन एक्लिप्स के दौरान होती है, एक रिंग बनती है चारों ओर, एक चमकीली। क्यों बनती है कि सूरज से आने वाली किरणें, जो तरंगे हैं, इससे टकराएगी, चंद्रमा से टकरा करके इसके साइडों से बाहर आनी शुरू हो जाएगी। जितना चंद्रमा का बीच का भाग है वो तो काला दिखाई देता है, लेकिन बाहर वाली जो हिस्सा है एकदम चमकीला रिंग के समान दिखाई देता है, और एक चमकीली ऐसी रिंग बन जाती है, तो ये छल्ला बन जाता है। तो ये विवर्तन का। सबसे पहले हम बात करेंगे परावर्तन की। नया टॉपिक शुरू करते हैं, परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? आप दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, या कोई नई धातु की बर्तन वगैरह होती है उसमें देखते हैं तो अपने को अपना चेहरा दिखाई देता है, या किसी सतह पे बहुत ज़्यादा चिकनाई आई हुई है तो उस चिकनाई में भी अपने को धुंधला भाग चेहरा दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है परावर्तन। तो आपको पूछा जा सकता है परावर्तन किसे कहते हैं? प्रश्न क्या आता है, परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकीली सतह
चमकीली कह दो, या इसका विज्ञान में नाम होता है परावर्तक सतह। क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए या उसी दिशा में लौट जाए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दर्पण में हम चेहरा देखते हैं तो हमारे चेहरे से किरणें आती है, वो किरण दर्पण से टकरा के वापस हमारे तक आ जाती है। तो ये परावर्तन का ही उदाहरण है। परावर्तक सतह का क्या मतलब हुआ? वह सतह जिससे टकराकर प्रकाश किरण आर पार नहीं निकल सकती, बल्कि टकरा करके चाहे किसी भी दिशा में मुड़े उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो ये जो सतह है, चिकनी सतह, ये कहलाती है परावर्तक सतह। परावर्तक सतह जितनी चिकनी होगी परावर्तन उतना ही अच्छा होगा। अगर परावर्तक सतह चिकनी नहीं है, जैसे पुराने बर्तन होते हैं, एक नया बर्तन लो एक नया बर्तन लो और एक पुराना बर्तन लो। नए बर्तन में देखोगे आपका चेहरा साफ दिखेगा, नई थाली के नई प्लेट के ऊपर देखोगे, और वही थाली बहुत ज़्यादा सालों पुरानी है, दूसरा लोगे तो आपको उसमें चेहरा साफ नहीं देखा, क्योंकि ये नए बर्तन में ये पृष्ठ चिकनी है, अर्थात परावर्तक सतह उसकी अच्छी है, और ये खुरदरी होने के बाद में परावर्तन की घटना कम हो जाती है, जिसे विसरित परावर्तन कहा जाता है। तो आपके सिलेबस में ये विसरित और नियमित परावर्तन है नहीं, लेकिन जान लो नियमित परावर्तन क्या होता है? जब आने वाली समांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक निश्चित दिशा में जाती है, एक निश्चित दिशा में जाती है, निश्चित दिशा में परावर्तित होती है, तो इसको कहते हैं नियमित परावर्तन। ये चमकीली सतह, जो चिकनी सतह, उस पर होता है। दूसरा होता है विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन में क्या होता है? हमें वो सतह चमकीली या चिकनी दिखाई देती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा उभार हो जाता है, जैसे पुराने बर्तनों में थोड़े थोड़े दाने से खांचे से हो जाते हैं। उस समय क्या होता है? आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अनिश्चित दिशाओं में परावर्तित होती है। उनकी परावर्तन की दिशा कोई निश्चित नहीं होती, इस कारण से वो प्रतिबिंब धुंधला बनता है, धुंधला में दिखाई देता है, तो इसको कहते हैं विसरित परावर्तन। तो आपने परावर्तन की परिभाषा में पढ़ा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अपन दर्पण घर पे देखते हैं। आप इन्हें पहले बात करते हैं दर्पण की प्रकृति। दर्पण दो प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला तो समतल दर्पण। समतल दर्पण, समतल दर्पण के उदाहरण देखेंगे। अपने घरों में ड्रेसिंग टेबल होती है। ड्रेसिंग टेबल आपने सबने देखी है। ये शीशा है, शीशे के पीछे की तरफ कोई पॉलिश की होती है, जिससे प्रकाश किरण आर पार नहीं निकलता। टूटा हुआ कांच देखा ना आपने, उसके नीचे लाल, पीछे की तरफ लाल भूरे रंग की पॉलिश होती है। ठीक है, ये क्या काम करती है? ये प्रकाश किरण को परावर्तित करने का कार्य कर देती है। दूसरी सतह से क्या होता है? मान लो इस तरफ प्रकाश किरण है, ये पॉलिश की हुई है, परावर्तक सतह की पॉलिश इस तरफ की हुई है। आप समझोगे ये कोई दर्पण है, इधर पॉलिश कर दी परावर्तित पदार्थ की, कोई भी परावर्तक पदार्थ की, तो इधर से जो प्रकाश किरण आ रही है वो टकराएगी, टकरा के इधर नहीं जा पाएगी, क्या होगी? वापस उसी माध्यम में लौट आ जाएगी। तो ऐसे पदार्थ जिनकी पॉलिश की जाती है परावर्तक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, और इनकी पॉलिश की जाती है और इससे दर्पण का निर्माण होता है। तो दर्पण ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो समतल दर्पण, जो आपने ड्रेसिंग टेबल है, अपन चेहरा जो देखते हैं, जिस दर्पण में आप कंघी करते हो प्रतिदिन, तो ये किस प्रकार के दर्पण है? समतल दर्पण। समतल दर्पण के से बने प्रतिबिंब की क्या विशेषता होती है? ध्यान दो। आप दर्पण के सामने खड़े होते हो, छोटा बच्चा होगा दर्पण के सामने तो उसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा, बड़ा व्यक्ति होगा तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो पहली विशेषता क्या होगी कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब का आकार प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है। बिंब के आकार के बराबर होता है। पहली विशेषता तो ये। आपको पूछ सकता है समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं बताइए। प्रश्न क्या आएगा? समतल दर्पण से बने
प्रतिबिंब की विशेषताएं बताइए, तो हमें रटना नहीं है। हम अपनी ड्रेसिंग टेबल में, अपने शीशे में जो साधारण दर्पण में देखते हैं वही बात। चीज़ का प्रतिबिंब छोटा और बड़ी चीज़ का प्रतिबिंब बड़ा। तो पहली बात, प्रतिबिंब का आकार, बिंब माने वस्तु, वस्तु के आकार के बराबर होता है। दूसरी बात, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी बिंब की दर्पण से दूरी की बराबर होती है, दर्पण से दूरी के बराबर होती है। इसका मतलब समझोगे, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की, कि उस प्रतिबिंब की दर्पण से जो दूरी है, मान लो आप ड्रेसिंग टेबल पे यहाँ खड़े हो, आप इसके नज़दीक हो गए ए स्थिति में, तब उसका जो प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा इतनी दूरी पे दिखाई देगा। आप दूर चले जाओगे तो आपका प्रतिबिंब भी दर्पण से इधर है, आपको दूर दिखाई देगा। कहने का मतलब आप नज़दीक आओगे तो प्रतिबिंब नज़दीक, और दूर जाओगे तो प्रतिबिंब दूर। और कहने का मतलब जितनी दर्पण से वस्तु की दूरी है, बिंब की दूरी है, उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये दूसरी विशेषता होगी कि प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी बिंब की दर्पण से दूरी के बराबर होती है। आप नज़दीक आओगे तो आपका प्रतिबिंब नज़दीक, आप दूर जाओगे तो प्रतिबिंब का दूर। दूसरी बात, तीसरी विशेषता देखो, अब देखिए ध्यान से, दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो अपना सिर ऊपर है तो ऊपर ही दिखाई देता है ना, ऊपर ही दिखाई देगा। तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव सीधा और आभासी होता है। सीधा और आभासी क्योंकि वास्तव में हम उसके अंदर थोड़ी हैं, हम तो बाहर ही खड़े हैं। आप इतना ही समझिए एक बार, आभासी के रूप में हमें अंदर प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब सदैव सीधे और आभासी होते हैं। प्रतिबिंब सदैव सीधे व आभासी होते हैं, ये तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता क्या है? पार्श्व परिवर्तन पाया जाता है। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब क्या दिखाते हैं? पार्श्व परिवर्तन की घटना पाई जाती है। पार्श्व परिवर्तन क्या है? यानी किसी दर्पण में जब हम सामने खड़े होते हैं तो उनका दायां भाग तो बाईं ओर दिखाई देता है और बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है। यदि आप किसी समतल दर्पण में इस ई अल्फाबेट को देखोगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। आप अपने चेहरे से तो पता नहीं कर पाओगे क्योंकि अपनी सम्मिति इस तरीके की होती है, आप नहीं कर पाओगे, ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। लेकिन अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट से हमें आसानी से पता चलता है। आप ई इस तरीके से लिख कर उसको दर्पण से देखोगे तो आपको ये आकार में दिखाई देगा। एक दर्पण रख दो और उसके सामने ई लिख के करो तो आपको ई इस तरीके का दिखाई देगा। आप सी लिखोगे, ऐसे लिख करके दर्पण के सामने करोगे तो आपको सी इस तरीके से दिखाई देगा। यानी दायां भाग तो आ गया बाईं ओर और बायां भाग आ गया दाईं ओर। इस घटना को क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन की घटना। तो आपको पूछा जा सकता है अलग से प्रश्न कि पार्श्व परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा कि किसी भी समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब में बिंब का दायां भाग तो प्रतिबिंब के बाईं ओर दिखाई देता है और बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब के दाईं ओर दिखाई देता है। इस घटना को प्रकाश का पार्श्व परावर्तन कहते हैं। तो ये समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की 4 विशेषताएं हैं। दर्पण के क्या नियम हैं? पहली बात, कोई भी दर्पण हो, ये हमने परावर्तक सतह की पॉलिश दिखाई है, इसका मतलब प्रकाश इधर से आएगा और टकरा के इधर जाएगा। इस सतह की पॉलिश का मतलब आप हमेशा ये समझोगे जिस तरफ ये लाइनें आपने खींची उधर से प्रकाश नहीं आएगा। समझे आगे क्या बात? जिधर आपने लाइनें खींची है वो तो क्या है? भूरे रंग की यसद पॉलिश है जो क्या करता है? प्रकाश को इधर नहीं आने देगा, परावर्तक का कार्य करेगा। ठीक है, रेड ऑक्साइड और यसद मिला करके यानी जिंक मिला के और रेड ऑक्साइड मिला के ये मिश्रण तैयार किया जाता है और इस पर पॉलिश कर दी जाती है। तो क्या होगा? इधर से ये दर्पण का कार्य करेगा। तो इस दर्पण के एक लंबवत रेखा लेते हैं जिसको कहते हैं अभिलंब। क्या कह देते हैं? अभिलंब। ये हो गया अभिलंब। पहला नियम क्या है?
मान लो ये कोई किरण आ रही है, आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित प्रकाश किरण। क्या बोलेंगे? आपतित प्रकाश किरण। इससे टकराती है इस बिंदु पे और परावर्तित हो जाती है, तो इसको परावर्तित किरण को बोलेंगे। जो मुड़ने वाली किरण है इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। इसको बोलेंगे आपतित किरण। ध्यान देंगे इधर। अब क्या क्या बात आती है? आपतित किरण को देखिए, इस अभिलंब को देखिए और इस परावर्तित को किरण को देखिए। इस एक बिंदु पे स्थित है ना, तो पहला नियम यही बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कि आपतित किरण परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। पहली नियम तो ये होते हैं। दूसरा नियम देखेंगे, इस अभिलंब के साथ, ध्यान देंगे इधर, इस अभिलंब के साथ जो कि इस दर्पण से 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये अभिलंब आपतित किरण से जो कोण बनाता है इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। और इस अभिलंब के साथ परावर्तित किरण जो कोण बना रही है उसको बोलेंगे परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। जब अलग अलग डिग्री पे ये आपतित किरण अभिलंब के सापेक्ष, इधर से नहीं नापोगे कोण, किससे सापेक्ष नापोगे? इस अभिलंब के सापेक्ष नापोगे। तो इस अभिलंब के सापेक्ष आपतित किरण जितने डिग्री के कोण पे आपतित होती है वह उतने ही डिग्री के कोण पे अभिलंब से परावर्तित होती है। अर्थात दर्पण में आपतित कोण का मान परावर्तित कोण के बराबर होता है। ये सदैव ऐसा ही होता है। दर्पण में आपतित कोण का मान परावर्तित कोण के मान के बराबर होता है। तो दूसरा नियम बन गया, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। बराबर होता है। कोण I इक्वल टू कोण R। I का मतलब आपतन कोण और R का मतलब ये परावर्तन कोण। ये किसके सापेक्ष बन रहे हैं? ये कोण इस अभिलंब के। कुछ बच्चे अगर यहाँ से मापेंगे तो ये तरीका गलत है। किसके सापेक्ष मापेंगे इस कोण को? इस अभिलंब के सापेक्ष। तो आपतित किरण का अभिलंब के सापेक्ष जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण का जो अभिलंब के सापेक्ष कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। इनके बीच में संबंध क्या होता है? आपतन कोण का मान इस परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो ये परावर्तन के दो नियम हैं। गोलीय दर्पण क्या है समझेंगे इसको। मान लो कोई कांच का खोखला गोला है, कोई भी खोखला गोला है जो अंदर से क्या है? खोखला। जैसे प्लास्टिक की बॉल आती है ना, अंदर से खोखली होती है। जैसे अपना बल्ब होता है, वो अंदर से क्या होता है? खोखला होता है। तो इस तरीके से ये गोल है, इसको पूरा ये गोला ले लिया जाए, खोखला गोला, और इसकी एक सतह को अपनी यहाँ से काट देंगे, ऐसे ऊपर से कट मार दिया, तो इस तरीके की आकृति आएगी ना। इस तरीके की आकृति आएगी। अब इसके एक सतह पे कोई पॉलिश कर दी जाए, वो पॉलिश आप इधर भी कर सकते हो, तो ये वाली सतह से प्रकाश किरण टकरा के वापस जाएगी, और वो परावर्तक पदार्थ की पॉलिश इधर करोगे तो प्रकाश किरण इधर से टकरा के वापस से चली जाएगी। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा आ रही है, गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसकी पृष्ठ यानी सतह गोलीय हो, जिसकी सतह क्या हो? गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण को किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है।
समझ आ गई ना। प्रश्न आएगा आपके गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तब आपका उत्तर होगा कि वह दर्पण जिसकी पृष्ठ गोलीय हो या वक्राकार हो, ऐसे दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण को किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग भी माना जा सकता है। आता है गोलीय दर्पण के प्रकार, आपको पूछा जा सकता है गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। आपने कोई खोखले गोले का टुकड़ा लिया, आपके सामने दो स्थितियां होती है, या तो आप परावर्तक पदार्थ की पॉलिश इधर कर दोगे तो इधर वाली सतह परावर्तक सतह कार्य करेगी और इधर से जो भी प्रकाश आएगा उधर मुड़ जाएगा। दूसरी स्थिति आपके पास क्या है कि आप परावर्तक पदार्थ की पॉलिश इधर कर दोगे तो इधर से आने वाली किरण यानी धसे हुए भाग पे कर दोगे तो उभरा हुआ भाग क्या करेगा, परावर्तक सतह का कार्य करेगा। आप कह सकते हो सामान्य रूप से गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। दो प्रकार है। सबसे पहला तो है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में क्या होगा, इस दर्पण में इस तरफ उभरे हुए भाग पे तो परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाती है, उभरे हुए भाग पे तो क्या लगा दिया जाता है, परावर्तक पदार्थ। परावर्तक पदार्थ इधर लगाया है आपने तो इधर वाली सतह कार्य करेगी परावर्तक सतह। परावर्तक सतह कोई प्रकाश किरण आ रही है तो इससे टकरा के इधर लौट जाएगी, ठीक है। तो ऐसा दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह का कार्य करे, ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। देख रहे हो, ये धंसा हुआ भाग है, इधर वाला उभरा हुआ भाग। आपने चम्मच देखा होगा, एक तरफ से तो उभरा हुआ आता है, दूसरी तरफ से धंसा हुआ आता है। तो आप धंसे हुए भाग की तरफ से अगर कोई अपना चेहरा देखते हो, मतलब आपने उसको अवतल दर्पण बनाया है। समझ आ गई ना बात। दूसरी स्थिति होती है दर्पण की उत्तल दर्पण। आपको कोई पूछ ले उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ध्यान से देखेंगे। यदि धंसे हुए भाग पे तो परावर्तक पदार्थ की हम पॉलिश कर दें, धंसे हुए भाग पे तो हम क्या कर दें, परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दें, तो ये उभरा हुआ जो भाग है ये परावर्तक सतह का कार्य करेगा। ये सतह कौन सी होगी, परावर्तक सतह। प्रकाश किरण कोई आई, ये प्रकाश किरण आई है तो इस दिशा में इस तरीके से फैल जाएगी तो ये परावर्तित हो जाती है। तो ऐसा दर्पण जिसमें उभरी हुई सतह परावर्तक सतह का कार्य करे तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के कितने प्रकार हुए, एक तो हुआ अवतल दर्पण, दूसरा हुआ उत्तल दर्पण। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा दर्पण जिसमें धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह का कार्य करे तो उसे कहते हैं अवतल दर्पण, और ऐसा दर्पण जिसमें उभरा हुआ भाग परावर्तक सतह का कार्य करे तो उस दर्पण को कहते हैं उत्तल दर्पण। इन दोनों को एक उदाहरण से देखते हैं। एक चम्मच लिया आपने बड़ा, उसके दो भाग हो गए, एक तो बाहर वाला उभरा हुआ भाग, जैसे उल्टा चम्मच कहते हैं अपन, उभरा हुआ भाग, और अंदर वाला हो गया सीधा चम्मच यानी धंसा हुआ भाग। यदि आप इस धंसे हुए भाग से अपना चेहरा देख रहे हो तब तो वो कौन सा दर्पण कार्य कर रहा है, अवतल दर्पण। और यदि आप उसको उल्टा करके ऐसे गोल वाले उभरे हुए भाग की तरफ से आप अपना चेहरा देख रहे हो, उभरे हुए भाग से देख रहे हो, तो वो कौन सा हो गया, उत्तल दर्पण। आपकी पाठ्य पुस्तक में जो उत्तल दर्पण का चित्र दिया उसमें थोड़ी सी त्रुटि है, आप ध्यान से देखना। आपके अवतल दर्पण तो सही दिए है, अवतल दर्पण आपको इस तरीके से दिया है आपकी पाठ्य पुस्तक में, पेज नंबर 139 पे ऐसा है, देख लेना, ध्यान देंगे इधर। तो उसमें धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह का कार्य करता है, वो तो सही है। ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण।
लेकिन आपकी पाठ्य पुस्तक में उत्तल दर्पण का जो चित्र दिया हुआ है उसमें इस तरफ पॉलिश कर दी, दिखी हुई है ना। तो अगर इस तरह पॉलिश है तो ये तो वापस परावर्तक सतह तो धसी हुई होगी, ये भी अवतल दर्पण ही हो गया। तो ये गलत है। इसमें जो पॉलिश की करनी है वो कौन से भाग पे करनी है? धसे हुए भाग पे करनी है, और जो उभरा हुआ भाग है वो परावर्तक सतह का कार्य करेगा। तो आप उस चित्र में थोड़ा सा संशोधन कर लेंगे अपने आप, ठीक है। अब हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। तो परिभाषाएं आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। जैसे अपन दोनों को दर्पण ले लेते हैं। ये कौन सा दर्पण हो गया बताओ मुझे? अवतल दर्पण हो गया, शाबाश। हाँ, हिम्मत रखो, गलत होगा तो हो जाएगा, आप बताते रहो, चिंता मत करो। ये दर्पण कौन सा हो गया? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्यों है? आपने कैसे पहचान की कि इसकी धसी हुई भाग परावर्तक सतह का कार्य कर रही है। और इधर वाला ये जो दर्पण दिखा रहा हूँ मैं, ये कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्यों कहा आपने, बताओ मुझे? क्योंकि उभरी हुई सतह परावर्तक का कार्य कर रही है। ये दोनों सतह। अब कुछ तकनीकी परिभाषाएं आती है। सबसे पहली बात परिभाषा आती है ध्रुव की। ध्रुव क्या है? किसी भी गोलीय दर्पण के, किसी भी गोलीय दर्पण की जो वक्राकार पृष्ठ है, इस वक्राकार पृष्ठ का मध्य बिंदु, इस वक्राकार या परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, तो आप कह सकते हो किसी भी गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। इसके परावर्तक पृष्ठ ये है तो इसका मध्य बिंदु ये हो गया, ये क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। प्रश्न आता है परीक्षा में, ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव ना बोलियो, ध्रुव किसे कहते हैं? तब आपका उत्तर क्या होगा? किसी भी गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का मध्य बिंदु, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है और इसे P के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी एकदम बीचों बीच में जो बिंदु दिखाओगे वो क्या है? ध्रुव है। दूसरा, वक्रता केंद्र। दूसरी परिभाषा क्या है? वक्रता केंद्र। परीक्षा में आता है दर्पण के वक्रता केंद्र को परिभाषित कीजिए। ध्यान से देखेंगे। मैंने आपको बताया कि किसी भी गोलीय दर्पण को खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है। तो इसकी यानी इन वक्र पृष्ठों को हम आगे की ओर बढ़ा दें और ऐसे करेंगे तो ये गोला बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। इसको इधर बढ़ा दें तो इधर भी गोला बन गया। तो इस गोले का जो केंद्र है, इस गोले का केंद्र बिंदु ही इस गोलीय दर्पण का क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र तो समझते हो, वक्र पृष्ठ का केंद्र, यानी वह केंद्र जिसके चारों ओर हमने कोई परिधि बनाई है, कोई गोला खींचा है, तो वह केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। और उसके C के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ध्रुव को तो P के द्वारा और वक्रता केंद्र को C के द्वारा। तो प्रश्न क्या आया आपके कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को परिभाषित कीजिए। तब आपका उत्तर होगा कि किसी भी गोलीय दर्पण को एक खोखले गोले का भाग माना जा सकता है और इस गोले का जो केंद्र बिंदु होता है, इस गोले का केंद्र बिंदु वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो क्या चीज देखी आपने, अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है वो परावर्तक पृष्ठ की ओर ही होता है। इसकी परावर्तक पृष्ठ इधर है और वक्रता केंद्र C इधर आ गया। लेकिन उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ तो इस तरफ है लेकिन वक्रता केंद्र दूसरी तरफ है होता है। ये ध्यान रखोगे, ठीक है। अपने आप पता चलता है। इस गोले को मिलाओगे तो सीधी सी बात है, ऊपरी भी सतह परावर्तक है लेकिन केंद्र तो बीच में ही रहेगा। केंद्र तो बाहर नहीं आ सकता ना। किसी गोले का केंद्र तो कहाँ रहेगा? गोले के अंदर ही रहेगा।
तो वक्रता केंद्र तो इस तरफ रह गया और इसकी परावर्तक सतह इस तरफ रहेगी। लेकिन अवतल दर्पण में तो धंसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है, तो वो गोले के केंद्र की ओर ही आ गया, सीधी सी बात है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण में तो जो वक्रता केंद्र होता है परावर्तक पृष्ठ की तरफ होता है, और उत्तल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है परावर्तक पृष्ठ के दूसरी तरफ होता है। फिर भी याद नहीं रहे कि गुरुजी मैं तो भूल गया, तब आप क्या करो, ये चित्र बना लो, 2 मिनट का ही तो काम है, भूलना क्या है इसमें। ठीक है, ये हो गया वक्रता केंद्र की परिभाषा। तीसरी परिभाषा पूछी जा सकती है कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। त्रिज्या की परिभाषा आपने गणित में पढ़ी है। केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। लो जी, हम तो केंद्र को परिधि से मिला देते हैं, केंद्र को परिधि से मिला दिया तो ये दूरी क्या कहलाई? वक्रता त्रिज्या कहलाई। क्या कहलाई? वक्रता त्रिज्या। तो आपके प्रश्न आ जाए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित कीजिए, तब आपका उत्तर होगा कि गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी परिधि होगी ना, ध्रुव से वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी होती है उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसको कैपिटल आर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्या किया जाएगा? कैपिटल आर के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। दूरी, ये दूरी ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसको क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। चौथी परिभाषा है मुख्य एक्स। मुख्य एक्स, प्रश्न आ जाए गोलीय दर्पण की मुख्य एक्स को परिभाषित कीजिए, तो अब आप क्या कहोगे कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल काल्पनिक रेखा, काल्पनिक है ये, कोई दर्पण में खींची भी नहीं आती है, तो क्या लिखोगे? गोलीय दर्पण में ध्रुव व वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक सरल रेखा को, काल्पनिक सरल रेखा को मुख्य एक्स कहते हैं। ये वक्रता केंद्र सी है और ये ध्रुव है, इसको मिलाने वाली ये काल्पनिक सरल रेखा, इसको क्या कहेंगे? मुख्य एक्स कहेंगे। पांचवा बिंदु, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, इसको ध्यान से समझेंगे। अवतल दर्पण में भी मुख्य अक्ष की परिभाषा, मुख्य फोकस की परिभाषा समझोगे, और उत्तल दर्पण में भी मुख्य फोकस की परिभाषा समझोगे। क्या होगा? इधर इसकी परावर्तक सतह ना, ध्यान देंगे, परावर्तक सतह इस तरफ है अवतल दर्पण में। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का चित्र बनाओ तो उसकी परावर्तक सतह हमेशा बाईं ओर रखनी है आपके, और पॉलिश वाली सतह कौन सी रखनी है? दाईं ओर रखनी है। जब गोलीय दर्पण बनाओगे, आगे पढ़ोगे, कार्तीय परिपाटी होती है, उसके आधार पे बताया मैंने, तुम्हारे आगे दिया है इस टॉपिक में, लेकिन पहले जानना जरूरी है। ये परावर्तक सतह को तो हमेशा रखोगे बाईं ओर, और परावर्तक पदार्थ जो पॉलिश वाली सतह है वो रखोगे दाईं ओर। अवतल दर्पण बनाओगे तो इधर उभरी हुई धंसी हुई सतह दिखाओगे, और उत्तल दर्पण बनाओगे क्योंकि परावर्तक सतह इधर रखनी है तो इधर उभरी हुई दिखाओगे, और पॉलिश वाली। कहने का मतलब हर हालत में पॉलिश वाली सतह तो दाईं ओर रखनी है और परावर्तक सतह बाईं ओर रखनी है। तो अब अपनी परिभाषा बात करते हैं मुख्य फोकस की, कि किसी भी दर्पण में, पहली बात तो अवतल दर्पण में समझते हैं, पहले अवतल दर्पण में समझो, परिभाषा एक साथ बनाएंगे। मान लो ये किरणें समांतर किरणें आ रही है, अब इधर तो जा नहीं पाएगी, ये टकरा के मान लो इधर मुड़ गई, परावर्तित हो गई, और ये भी इधर नहीं जा पाएगी, ये भी परावर्तित होके इधर मुड़ जाएगी। कि दर्पण में समांतर आपतित होने वाली इस मुख्य एक्स के, किसके समांतर है? मुख्य एक्स के। ये लाइन है, समांतर का मतलब समझते हो, इनको आगे पीछे बढ़ाओगे तो कैसे ही बढ़ाओ, कटेगी नहीं एक दूसरे, ये क्या हो गई? समांतर रेखा हो गई ना। तो क्या परिभाषा बनी कि मुख्य एक्स के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य एक्स के जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु
मुख्य फोकस कहलाता है और इसे कैपिटल एफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये तो अवतल दर्पण में होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होगा? अगर उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष की बात करें, मुख्य फोकस की बात करें, तो इसकी मुख्य अक्ष तो रहेगी इधर, लेकिन परावर्तक सतह तो इधर रहेगी ना, तो प्रकाश तो इधर से ही आएगा। यहाँ पे क्या होता है, जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में आती है वो उत्तल दर्पण क्या करता है, किरणों को फैलाता है, तो ये इधर निकल जाएगी और ये इधर निकल जाएगी। तो आप क्या देखोगे, इस तरह तो मिल नहीं रही है प्रकाश किरणें, लेकिन इनको पीछे की ओर बढ़ाओगे तो ये यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, और इसको पीछे की ओर बढ़ाओगे तो ये यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। तो उत्तल दर्पण की परिभाषा में क्या बना कि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, देखने वाले को लगेगा कि ये किरण यहाँ से आ रही है और ये किरण भी यहाँ से आ रही है, तो एक केंद्र बिंदु दिखेगा कि सारी किरणें इस बिंदु से आ रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। तो ये तो उत्तल दर्पण के लिए। अब इनकी परिभाषाओं को साथ में जोड़ेंगे, दोनों परिभाषाओं को एक बनाएंगे। एक परिभाषा क्या बनी, प्रश्न आया गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषित कीजिए, तब आपका उत्तर होगा कि किसी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, ब्रैकेट में लिख देना अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अथवा आने वाली समांतर किरणें आने वाली समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उन बिंदुओं को मुख्य फोकस कहते हैं और इसे कैपिटल एफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सामान्य भाषा में समझोगे, अवतल दर्पण में तो लिखोगे मिलती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, इसमें तो लिखोगे मिलती है, और इसमें लिखोगे आती हुई प्रतीत होती है, परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। तो दोनों परिभाषाओं को मिलाओगे तो एक ही परिभाषा बनी 4 लाइन की कि गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा उस गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस सदैव मुख्य अक्ष पे स्थित होता है, इसको कैपिटल एफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और ये दूरी सदैव वक्रता केंद्र सी की आधी होती है। समझ आई ना, इसका आधा होगा सदैव।